हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको जैसे मालूम ही है कि हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड आई होप कि हमारी जो पहले की सीरीज़ है वो आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, क्योंकि ये हम वही चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि 9th क्लास का 3rd चैप्टर है सिविक्स का। तो अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देख ली हैं ऑलरेडी चैप्टर में, इलेक्शंस के बारे में कैसे होते हैं, क्या होता है। और पहले वाली वीडियो में मैंने यही स्टॉप किया था कि लास्ट में हम ये थर्ड पार्ट है, ये इसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ हम इलेक्शन कैंपेन्स, उससे जुड़ी बाकी और चीज़ें ये सब डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए एंड आप उसको पॉइंट वाइज देख सको हर एक वीडियो को। इसलिए हम पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। तो चलिए अभी हम चालू करते हैं इलेक्शन कैंपेन से आगे, और ये आज का चैप्टर का एंड हो जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स था, उसमें हमने बात कर ली थी लास्ट टॉपिक में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उन सब की। उसके आगे का टॉपिक है हमारे पास इलेक्शन कैंपेन्स, कि जब अब इलेक्शंस हमारे होते हैं, पहले तो हमने देख लिया इलेक्शन क्या होते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी देख ली। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपनी वोटर्स लिस्ट निकालती कि कौन से कैंडिडेट्स जो है वो वोट कर सकते हैं। जो भी 18+ है वो सारे वोट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर आपको और मेरे को कल को कोई पार्टी खड़ी करनी है, हमें कोई पार्टी खड़ी करनी है, या फिर एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर हमें खड़े होना है, तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे हो सकता है वो भी हमने देखा था, राइट। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, आपको पार्टी टिकट मिलती है, उसके बाद आपको कुछ मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर जाके आप अपनी इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, एंड ऑल। इसके बाद हम देखते हैं ये सब तो हो गया, अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स भी हो गया। अभी कल को अगर मेरी एक पार्टी है और मैं खड़ी हो गई इलेक्शन में, पर ऐसा तो होगा नहीं ना कि सिर्फ इलेक्शन में खड़े होकर मुझे वोट्स मिल जाएंगे। नहीं, पहले हमें जैसे बोलते ना, मार्केटिंग तो करनी पड़ती ना हर एक चीज़ की, कि भाई ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। पहले लोगों को जाके बताना तो पड़ता है कि ऐसी चीज़ यहाँ पे है। तो जब पॉलिटिक्स में हम कोई भी चीज़ को थोड़ा बहुत मार्केट करते हैं ना, उसको हम पॉलिटिकल कैंपेन्स कहते हैं या फिर इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। जैसे मार्केटिंग में भी हम मार्केटिंग कैंपेन्स अलग अलग रन करते हैं, जैसे कि एड्स वगैरह, ये सब मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। उसी तरीके से इलेक्शन कैंपेन नाम की भी एक चीज़ होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। इलेक्शन बेसिकली यही है ना, कि हम लोगों को अवसर मिले कि भाई हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। इलेक्शन इसीलिए होता है। Therefore, it is necessary to have free and open discussion about the elections, parties, candidates और उनकी नीति, उनके पॉलिसीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं, इसके बारे में फ्री एंड फेयर डिस्कशन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि डिस्कशन हो। अब डिस्कशन कब होगा, जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई इस फलाना ढिमकाना नाम की एक पार्टी आई है, या फिर XYZ कैंडिडेट इस पार्टी से आया है। तो जाके इलेक्शंस बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, तब जाके जो है हमें मालूम पड़ता है कि भाई कैंपेन से मालूम पड़ता है कि अच्छा ये पार्टी भी खड़ी है यहाँ पे। अब जो इलेक्शन कैंपेन रहते हैं, बेसिकली होता क्या है, आपने जैसे कई बार देखा होगा आपके घर के बाजू में, सड़कों में, या स्कूल जाते टाइम, या कभी भी देखा होगा, काफ़ी बार कोई बड़े बड़े नारेबाजी होने लगती है, या फिर बहुत सारे लोग एक ही पार्टी के आ जाते हैं, एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, वही झंडा लेके अपने कुछ नारे बोलते हैं, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार। ये तो सबने ही सुना होगा, है ना, मोदी जी जब आए थे तो ये जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये सब जो नारे हैं, और बीजेपी के जैसे रैलीज चलती है, सारे लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं घर से निकल के कि हाँ मोदी जी वापस आना चाहेंगे, हम लाना चाहेंगे। तो ये सब एक कैंपेन है, इलेक्शन के कैंपेन्स हैं ये सब। ये बेसिकली होता कब है, ये 2 हफ्ते पहले से चालू हो जाता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग, या फिर द डेट ऑफ वोटिंग। तो जब अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई, गवर्नमेंट जब अनाउंसमेंट कर देती है कि भाई हमारे पास ये 4-5 कैंडिडेट्स हैं, यही फाइनल है, इन्हीं के ऊपर होगा हमारा इलेक्शन। और इलेक्शन की भी जो डेट होती है, जब पोलिंग जब होती है इलेक्शन में, उसकी जो डेट फाइनल हो जाती है, उससे कुछ 2 हफ्ते पहले ये कैंपेन्स चालू हो जाते हैं। अभी वापस आपको कैंपेन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जनरल इलेक्शंस बहुत करीब हैं।
During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers, TV are full of election-related stories and debates. तो वही है कि यहाँ ये जब इलेक्शन कैंपेन जब चलते हैं तो इस दौरान बेसिकली कैंडिडेट्स जो है, जो भी रिप्रेजेंट हम करेंगे, वोटर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो कैंडिडेट्स होते हैं ना पहले, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले तो वोटर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बहुत सारी मीटिंग्स में बैठते हैं, बिकॉज वो जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को वो सब डिस्कस करते हैं कि हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे हमने देवीलाल जी के वक्त भी देखा था कि उन्होंने कितने सारे वादे किए थे, उन्होंने वो वादे बाद में पूरे भी किए जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस तरीके के वो क्या वादे करेंगे, क्या नीति को चेंज करेंगे, ये सब मीटिंग वगैरह वो लोग कैंपेन में करते रहते हैं। उसके अलावा जब कैंपेन होते हैं तो सबको मालूम है न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह न्यूज़ बस कैंपेन की होती है कि कैंपेन में क्या चल रहा है, कैंपेन में क्या हो रहा है, कौन से लोग आ रहे हैं, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ तो चलती रहती है, मीडिया का भी काम है कैंपेन को कवर करना। अब पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन मंथ्स बिफोर। जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं ना तो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत पहले से प्लान कर देती है सब कुछ कि हम कहाँ क्या करेंगे, कौन सा कैंपेन करेंगे, हमारा क्या इस बार का लोगो होगा, हम कैसे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग, जैसे मैं कह रही हूँ ना, तो जो सबसे अच्छे तरीके से हमारा कैंपेन जो है कर पाएगा, जो भी पार्टी अच्छे से कैंपेन कर पाएगी उसको बहुत ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगे। तो वो तो चीज़ होती रहती है। उसके अलावा मेन क्योंकि मकसद ये है इलेक्शन कैंपेन्स का कि भाई वो न्यू वोटर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा मार्केटिंग का पार्ट है, तो मार्केटिंग करती क्या है, 4 लोगों को जाके बताओ कि भाई ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है। तो वही चीज़ कैंपेन, इलेक्शन के कैंपेन में भी यही होता है कि वो जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो न्यू वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाए उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए। या तो पार्टी के लिए हो सकता है या फिर कैंडिडेट के लिए भी हो सकता है। उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं लोगों की, जो भी कोई इशू है कि भाई हमें जैसे फार्मर्स का इशू था हरियाणा में कि हमारे पास जो भी लोन है उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोन्स को पूरा चुका पाएँ। तो फिर देवीलाल जी ने वो जैसे उनका इशू लिया और उनको बोला कि ठीक है अभी मैं जब पावर में आऊँगा मैं सारे के लोन को वेव आउट कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। तो इस तरीके के जो पब्लिक के इशूज़ हैं उसको भी कैंपेन में देखा जाता है और सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, वादे दिए जाते हैं। तो इस तरीके के पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं। उसके अलावा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मालूम है पॉलिटिकल कैंपेन की ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, ये तो बहुत सबको इंटरेस्टिंग लगती है, वो होती है उसके स्लोगन्स। स्लोगन सही में इतने इंटरेस्टिंग ये लोग लेके आते हैं ना कि हम जो वोटर्स हैं हम खुद भी एकदम टीवी के सामने देखते रहते हैं कि भाई ये क्या स्लोगन इस बार लेके आएंगे। जैसे कि बीजेपी में भी पता है सबको, जनरल इलेक्शन के टाइम अब की बार मोदी सरकार का कितना बड़ा ये स्लोगन बन गया था, हर जगह पे चल रहा था, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, ट्विटर पे भी चल रहा था, इस बार वापस होगा वो। तो इसी तरीके से कुछ और स्लोगन्स भी होते हैं जो हमारी पार्टीज जो है वो लेके आती है। उसके पीछे भी रीज़न ये है ताकि हम न्यू लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। और जो स्लोगन है वो छोटा सा सेंटेंस रहता है जिससे पता चलता है कि वो पार्टी का इस इलेक्शन में मकसद क्या है, वो क्या करना चाहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ स्लोगन्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हमारे बुक में दिया है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का है हमारे पास स्लोगन का एग्जाम्पल, जो कि इंदिरा गांधी के वक्त आया था, लोकसभा में ये स्लोगन गया था 1971 के दौरान। वो स्लोगन था गरीबी हटाओ। ठीक है, ये गरीबी हटाओ वाला भी बहुत ही फेमस स्लोगन हुआ था। इससे पूरा पता चल जाता है कि भाई इन लोगों का मकसद अभी क्या है, इन लोगों का मकसद ये गरीबी हटाने का। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था स्लोगन से ना पार्टी का एम भी मालूम चल जाता है कि इस इलेक्शन में वो बेसिकली किस चीज़ पे काम करेगी, उनका एम क्या है। उसी हिसाब से लोग स्लोगन रखते हैं ताकि छोटा रहे, शॉर्ट रहे, क्रिस्पी रहे और सबको याद भी हो जाए। इस तरीके का स्लोगन हमेशा रखा जाता है। दूसरा एक स्लोगन है हमारे पास अगेन, जो कि जनता पार्टी का है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण जी इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977 के दौरान एक स्लोगन था जो कि था सेव डेमोक्रेसी।
ये इंग्लिश में स्लोगन था, हिंदी में नहीं था, सेव डेमोक्रेसी। तो इनका एम ये था, द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रीस्टोर सिविल लिबर्टीज। मतलब जो इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी जी के वक्त, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इमरजेंसी हुई थी, पूरे कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, आर्मी वार्मी आ गई थी हर जगह, उसकी अलग कहानी है, स्टोरी अलग है उसकी। तो वो सब जब हुआ था तो काफ़ी सारे जो सिविल लिबर्टीज़ वगैरह है वो लोगों से इमरजेंसी के वक्त थोड़ी सी छीन ली गई थी। तो इस पार्टी का यही मकसद था कि हम वो सारी चीज़ें रीस्टोर करें एंड वापस डेमोक्रेसी एक अच्छे वे में दुनिया में, देश में मतलब आ पाए। तो सेव डेमोक्रेसी जो था इनका स्लोगन था, उससे हमें समझ आता है कि इस पार्टी का एम भी वही था, टू सेव डेमोक्रेसी इन द नेशन। तीसरा है यहाँ पे स्लोगन जो कि वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस का है, ये भी अगेन सेम ईयर का है, 1977 का। ये स्लोगन है लैंड ऑफ द टिलर। इससे समझ आता है कि ये वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करे, बिकॉज उन्हीं के स्टेट असेंबली के लिए ये वाला स्लोगन जो है यूज़ किया गया था। उसके अलावा एक और स्लोगन है हमारे पास, वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। ये स्लोगन यूज़ किया गया था एनटी रामा राव जी के वक्त, जो कि लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस इन 1983। तो इस तरीके के हमारे पास स्लोगन्स के एग्जाम्पल है। उस स्लोगन से भी जैसे मैंने कहा हमें समझ आता है कि ओवरऑल एम जो है उस पार्टी का उस साल का या फिर आने वाले सालों में जब भी पार्टी रूल करेगी तब उनका एम क्या होगा। अब आप पूछोगे कि इस तरीके के स्लोगन्स वगैरह रखना और कैंपेन्स करना क्या ये डेमोक्रेसी में अलाउड है, क्या ये होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि काफ़ी बार कोई एक स्लोगन रख दिया, उससे कोई अपोजिशन नाराज़ हो गए या फिर एक सेक्ट ऑफ पीपल नाराज़ हो गए, उससे क्या होगा? जैसे कि सपोज प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, अगर ये स्लोगन रख दिया है तो हो सकता है कोई और पार्टी इससे बुरा ना मान जाए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ट्रू सेंस में जो है डेमोक्रेसी में ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना खुद का एक स्लोगन रख सकता है और वो अलाउ करता है सिटीजन को ओपन डिस्कशन करने के लिए कि भाई अगर कोई दूसरा सेट ऑफ पीपल नाराज भी हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्लोगन या कोई एक चीज़ से, तो उनके पास बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी अपोजिशन पार्टी, जिसके साथ वो जा सकता है और एक ओपन डिस्कशन हो सकता है, एक फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस जो है वो आगे हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक डेमोक्रेसी बोलते हैं कि उन इलेक्शन कैंपेन्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को अपने हाल में छोड़ दो, गवर्नमेंट भी उनके पीछे बहुत ना लगे कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, बस इलीगल प्रैक्टिसेस मत करो, बाकी तुम्हें जो करना है, जो भी कैंपेन करना है उसकी तुम्हें आज़ादी है। बस हाँ, काफ़ी बार क्या होता है गवर्नमेंट को कहीं कहीं रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है कैंपेन्स में, स्लोगन वगैरह में नहीं। जब कैंपेन्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर रैली वैली जब होते हैं तब यहाँ पे इनको रेगुलेट करना पड़ता है कि फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है या नहीं, ये देखने के लिए। हो सकता है जीतने के लिए वो कुछ और ही प्रैक्टिस करे, डर्टी ट्रिक्स करे, तो उन सब में गवर्नमेंट ज़रूर रेगुलेशन रखती है। अभी क्या रेगुलेशन रखती है वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन लॉ, हमारे लॉ के हिसाब से बोला गया है कि कोई भी पार्टी या फिर कैंडिडेट कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है। वो चीज़ें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कभी भी वोटर्स को ब्राइब या फिर थ्रेटन कि भाई बंदूक रख दी सर के सामने, बोला कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हें यहाँ मार देंगे, इस तरीके की चीज़ें थ्रेटन करना, ब्राइब देना, उसके अलावा उनको जो है सॉफ्ट कॉर्नर करना वोटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। गवर्नमेंट रिसोर्सेज आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप अपने करो। जैसे कहा था ना हमने कि एक पार्टी के पास भी पैसे रहते हैं, जैसे भी बीजेपी वगैरह के पास तो कितने सारे करोड़ों में पैसे होंगे, करोड़ से भी ऊपर, तो अपने पैसे पार्टी यूज कर सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके कोई भी चीज या रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकती। आप गवर्नमेंट बने नहीं हो ना, आप सरकार बन सकते हो, आप सरकार फिलहाल हो नहीं, तो आप सरकार की चीजें यूज नहीं कर सकते, आप पार्टी की चीजें यूज करो, आपको जो भी करना है। उसके अलावा spend more than 25 lakhs in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency for assembly election is only allowed। अब हमें मालूम है कि ये थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होता। 25 लाख जो है जनरल इलेक्शंस में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी नहीं जाते, उससे बहुत बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शन के पैसे सारे यूज़ हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसके अलावा जब हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, यानी कि असेंबली इलेक्शन भी जब होते हैं, तब सिर्फ 10 लाख का बजट रखा है। हमें सबको मालूम है करोड़ों में पैसे जाते हैं। इस पॉइंट पर गवर्नमेंट को थोड़ा और फोकस करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नोटों की पूरी कहते हैं ना बरसात हो जाती है इलेक्शन में। यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को और रोक लगाना चाहिए।
उसके अलावा हमारे पास कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी है फॉर इलेक्शन कैंपेन। अब कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे दायरे हैं जिसको तुम्हें पालन करना पड़ेगा, उसके बाहर तुम नहीं जा सकते, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स आर व्हाट, कैंपेन में क्या रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं कोई भी पार्टी को या फिर कोई भी कैंडिडेट को, तो वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले, यूज ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा इज नॉट अलाउड। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, ऐसे सब जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं, उसको तुम इलेक्शन प्रोपेगेंडा की जगह नहीं बना सकते हो। वहाँ पे कोई कैंपेन वगैरह करना अलाउड नहीं और करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। जैसे ये पहले वाला पॉइंट के तरह था कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आपके पार्टी के पास पैसे होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए या फिर खुद के बटुए से निकालो पैसे, गवर्नमेंट के चीज़ों पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। उसके बाद, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो वही बात हो जाएगी ना कि इलेक्शन आने वाले हैं, पता चल गया और तब जाके लोग बोल रहे कि अच्छा हाँ, हमारे दिमाग में एक प्लान था, हम ना ये न्यू नीति को लेके आ रहे हैं, हम एक नया फाउंडेशन स्टोन खड़ा कर रहे हैं फलाना ढिमकाना प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट जैसे कोई रोड बना रहे हैं, तो वहाँ पे मिनिस्टर बोल देगा कि हाँ मैं ये रोड बनाने के लिए मैं जिम्मेदारी लूंगा और इलेक्शन 2 दिन में। तो ये सब नहीं कर सकते, बिकॉज इससे तो पूरा समझ आ जाएगा कि भाई ये गेम जो है मैनिपुलेशन का है। यहाँ पे तुमने बस 2 दिन पहले, इलेक्शन के 2 दिन पहले निर्णय ले लिया प्रोजेक्ट बनाने का या फिर कोई प्रॉमिस या कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, तो ये तो तुमने पूरे के पूरे वोटर्स को मैनिपुलेट कर दिया अपने साइड में। तो ये सब भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें इतने 4 साल दिए थे तब करना था ना, इलेक्शन के तुरंत पहले करने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा होता है ये। तो इलेक्शन के पहले कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकते फॉर अ मेजर प्रोजेक्ट। और उसके अलावा, टेक बिग पॉलिसी डिसीजंस टू मेक प्रोमिसेस प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए भी जो प्रोमिसेस करते हैं फालतू में लोग, वो भी नहीं कर सकते। जैसे है गवर्नमेंट की नीति है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल बात है। आपको 4 साल दिए थे, आप 4 साल में करना था जितना करना था, आप एकदम इलेक्शन के पहले कैसे सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये समझ आता है कि भाई थोड़ा मैनिपुलेटिव गेम है, इसलिए ये सब अलाउड नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि चलो कैंपेन वैम्पेन इस तरीके के हो जाते हैं। अब हम देखते हैं उसके आगे मेन चीज़ क्या है। ये सब इतना सारा फलाना ढिमकाना मार्केटिंग कैंपेन ये सब हम करी क्यों रहे? क्योंकि वी वर वेटिंग फॉर द बिगेस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ नोन एज इलेक्शन डे, पोलिंग डे को हम इलेक्शन डे कहते हैं। तो इलेक्शन के लिए ही सब करते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब इलेक्शन होंगे, पूरे दिन में छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है देश भर में, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हर जगह। कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ नहीं होता, बट गवर्नमेंट ऐसे ऑफिस वगैरह में छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है और सारे लोगों को बोला जाता है कि चलो अभी जाओ, छुट्टी का इस्तेमाल करो और अच्छे से अपना वोट दो। तो सारे पर्सन जितने भी 18+ हैं उनके पास मालूम है गवर्नमेंट के पास वोटर्स लिस्ट रहती है, वोटर ID रहती है। पोलिंग बूथ जो भी नियरेस्ट लोकल स्कूल होता है या फिर गवर्नमेंट ऑफिस रहता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब आपके एरिया में सबसे नियरेस्ट लोकल स्कूल या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो ही पोलिंग बूथ बनता है। कोई और कहीं भी नहीं बन जाता, आपके एकदम नियरेस्ट बनता है ताकि वोटर्स फटाफट 2 व्हीलर लेके भी पहुंच सकते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही वोटर अंदर जाता है पोलिंग देने, मतलब अपना वोट देने, जैसे ही वोटर अंदर जाता है तो द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर और हिम, यानी उनके पास जो वोटर्स लिस्ट है तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपका कि भाई आप कौन हो, आपने जो यहाँ पे नाम लिखा है और वोटर्स ID जो हमारे पास है, लिस्ट जो हमारे पास है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले वोटर की ये चेकिंग होती है। उसके बाद हाथ में एक स्याही लगाई जाती है, यानी कि मार्क लगाया जाता है, जिससे मालूम चलता है कि ये जो है इसने अपना वोट कास्ट कर दिया है, ये अब इंसान वापस नहीं आ सकता। वो स्याही काफ़ी दिनों तक रहती, ठीक है, ऐसा नहीं कि धो दिया और मिट गई, काफ़ी दिनों तक रहती। उससे मालूम चलता है कि जब तक इलेक्शंस है तब तक वो इंसान तो अब वापस नहीं आ सकता। उसके बाद एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर मैनर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज हमारे पास 4 पार्टीज हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई भी पार्टी का बंदा वहाँ था ही नहीं पोलिंग बूथ में। ऐसे तो फिर काफ़ी रिगिंग हो सकती है। रिगिंग मतलब डर्टी ट्रिक्स हो सकते हैं, खेले जा सकते हैं, यानी जो वोट कर रहे हैं उनके वोट्स बदल दें, 2 बार वोटर एक ही वोटर आ गया, तो ऐसे इसको रिगिंग कहते हैं। ऐसे तो फिर रिगिंग हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये वोट सही गए या नहीं गए। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी पार्टी वार्टी के वहाँ पे
खड़े हैं लोग, उनके सबके एजेंट भी वहाँ पे पोलिंग बूथ में होते हैं। वो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे, वो बस अपना काम करे, वो वहाँ पे होता है। वो बस ये इंश्योर करके भाई जो जिसको भी वोट दे रहा है वो बराबर वोट दे रहा है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं किया जा रहा कि तुम इसको कैसे वोट दे रहे हो। ये सब अलाउड नहीं, चुपचाप जाओ वोट दो, आ जाओ बाहर, बस यही करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने इंटरनेट वगैरह में भी देखा है, एक ना बहुत बड़ा सा डब्बा रहता है और उसमें हम पेपर में वोट अपना डालते हैं। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या वही वोटिंग सिस्टम अभी भी चल रहा है? एक्चुअली नहीं, वो वोटिंग सिस्टम ना बहुत पुराना है। तो वोटिंग देन एंड नाउ का एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि कैसे चेंज हुआ है अभी का वोटिंग सिस्टम पहले के वोटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। तो पहले कैसा था ना कि अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बॉल आउट पेपर। पहले एक बॉल आउट पेपर नाम की चीज़ हुआ करती थी, वहाँ पे जो भी अपना वोटर है वो इंडिकेट कर देता था कि हमें किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को हमें यहाँ पे वोट करना है, वो स्टैम्प कर देता था वहाँ पे। उसके बाद बॉल आउट पेपर जो है वो बेसिकली एक शीट ऑफ पेपर है, एक मोटा सा पेपर है, पतला पेपर नहीं है, थोड़ा सा मोटा पेपर है, जहाँ पे नेम्स ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट लिखे, यानी जितने भी लोग सदस्य हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हैं, उसके जो भी पार्टी के जो भी सदस्य हैं, उन सबका नाम लिखा जाता था, पार्टी का नेम लिखा जाता था और पार्टी का सिंबल भी लिखा जाता था। तो पहले नाम, फिर पार्टी का नाम, फिर पार्टी का सिंबल, इस तरीके से पेपर में वो लिखा जाता था और लोग वहीं पर अपना स्टैंप लगा के वो पेपर वोटिंग बूथ में या पोलिंग बूथ में सबमिट कर देते थे अंदर डाल के, ऐसे जैसे हम सिक्का डालते हैं ना अपने पिगी बैंक में, उस तरीके से डालते थे। तो ये जो है इससे काफ़ी सारी बेकार चीज़ें भी हो जाती थी। काफ़ी बार वो बॉल आउट पेपर गायब हो जाते थे या फिर काफ़ी बार कुछ नए नए बॉल आउट पेपर्स आ जाते थे जहाँ पे वोटर्स लिस्ट है, मतलब वो वोटर्स लिस्ट में उन वोटर्स का नाम भी नहीं है, फिर भी पता नहीं 4 वोट्स कहाँ से एक्स्ट्रा आ गए। तो ऐसी सब दिक्कतें भी होती थी। तो पहले ये सिस्टम होता था। अब इंडिया जो कि बहुत विकसित हो रहा है तो हमारा वोटिंग सिस्टम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हम ये सब नहीं यूज़ करते, इवन मैं भी जब थी तो ये सब नहीं था, भाई इतनी ओल्ड नहीं हूँ मैं, ठीक है। आजकल जो है यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गए आजकल, ईवीएम कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये जो है वो ये आजकल यूज होते हैं टू रिकॉर्ड द वोट्स। ये बेसिकली एटीएम मशीन देखिए अपने, एटीएम मशीन के तरह ही रहता है। एक ऐसे स्क्रीन रहती है जहाँ पे सारे कैंडिडेट का नाम रहता है, उसके बाद पार्टी रहती है, उनका सिंबल रहता है और नीचे बटन्स रहते हैं सारे, जितने भी वहाँ पे है ना पार्टी के नाम और वो सब नंबर, तो वैसे ही बटन रहते हैं, स्क्रीन रहता है और नीचे बटन रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एटीएम होता है एग्जैक्टली वैसा है। तो कुछ नहीं, वोटर को कुछ नहीं करना, आपको बस जाना है और आपको जो भी कैंडिडेट है उसके सामने जो बटन है वो प्रेस कर देना है। आप जैसे ही प्रेस कर दोगे आपका वहाँ पे वोट चला जाएगा। तो इस तरीके का ये बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा है, मतलब ऑटोमेटिक सा सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो कि अच्छा भी है। तो ये सब हम कर सकते हैं आजकल। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये जो ईवीएम है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये ईवीएम सबसे पहले तो सील हो जाती है, क्योंकि अब इसके बाद कोई यहाँ पे ना वोट डाल सकता है ना वोट कुछ निकाल सकता है, इसको बटन को भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये सील हो जाती है और इसको एक सिक्योर प्लेस में ले जाया जाता है ईवीएम मशीन्स को। कुछ दिनों के बाद फिक्स डेट में ईवीएम मशीन खोली जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे और वोट्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। ईवीएम में ऑटोमेटिकली वोट जो है वो आ जाते हैं हर एक इंसान के, पर वो स्याही तो आज भी लगती है, ठीक है, वो स्याही लगती है आज भी। तो इस तरीके से न्यू ईवीएम सिस्टम में ऐसा हो रहा है। उसके बाद later the candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर बहुत ज़्यादा नंबर के वोट से कोई एक कैंडिडेट खड़ा था और वो जीत जाता है तो वो इलेक्ट कहलाया जाता है। जनरल इलेक्शंस में द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज जितने भी हैं इट टेक्स प्लेस ऑन द सेम टाइम एंड डे। नहीं तो ऐसे तो फिर जनरल इलेक्शंस मतलब क्या, अरे बड़ी चीज़ है ये, पीएम बनने वाला इलेक्शन है ये, अभी आने वाला है। तो तब अगर एक दिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, दूसरे दिन किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, ऐसे अगर काउंटिंग चलती रही फिर तो ज़माना हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगी काउंटिंग। तो ऐसे नहीं होता, एक ही दिन में फिक्स डेट में पूरी काउंटिंग चलती है, उसी डे में होता है सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, पूरे देश में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी सबका उसी दिन काउंट किया जाता है, बहुत फटाफट काउंट हो जाता है। अभी टीवी में वापस न्यूज़ आएगा जब इलेक्शन होंगे तो आप चेक करना, ऐसे ना फटाफट काउंट किए जाते हैं और टीवी पे आया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी की सरकार इतनी जा रही है, इतने में कांग्रेस को इतने सीट्स मिल गए हैं, तो ऐसा होता है।
ये सारे न्यूज़पेपर टीवी तो रिकॉर्ड करती है, और उसके बाद बेस्ड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स जो जिस भी पार्टी को या कैंडिडेट को मिले हैं, बस उसी की सरकार बनती है और वो लोग लोकसभा का मेंबर बनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पीएम जो है वो कौन बनेंगे। तो इस तरीके से पीएम बनते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, और वोटिंग कैसे होती है ये भी हमें समझ आता है। तो एक बहुत सिंपल शॉर्ट में है, वापस मैं बता देती हूँ। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई ना कोई इंसान खड़ा रहता है, कैंडिडेट खड़ा रहता है, अपनी पार्टी के खड़े रहते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, यूपीए के, बहुत सारे ऐसे अलायंसेस भी तो बने हैं ना हमारे में, तो ये सब खड़े होते हैं, इनके कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, हर एक हिस्से में स्टेट के। तो लोग जो है वोटिंग डे में जाते हैं, ईवीएम मशीन होती है, जो भी कैंडिडेट का नाम है उस बटन को प्रेस करते हैं, अपना वोट देते हैं, स्याही लगाते हैं, ख़त्म करते हैं वोट। एक दिन आता है जब वोट काउंट किया जाता है, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे वोट एक ही दिन में काउंट किया जाता है जनरल इलेक्शंस में। जैसे ही काउंट कर देते हैं तो पता चलता है कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जो है सबसे ज़्यादा पार्टी को गए हैं। जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट गए, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट गए, वो इलेक्टेड कहलाता है, वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है। और लोकसभा का मेंबर बनने के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा जो हम जो इसको इलेक्ट कर रहे हैं, वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है। फिर वो जो लोकसभा का मेंबर बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो लोग अंदर से डिसाइड करते हैं कि अब हमारा पीएम कौन बनेगा। एक्चुअली हम डायरेक्टली पीएम को इलेक्ट नहीं करते, हम इनडायरेक्ट वे से पीएम को इलेक्ट करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो लोकसभा का मेंबर बनता है और वहाँ पे वो लोग निर्णय लेते हैं कि पीएम कौन बनेगा। पीएम जो है वो जनरली जो मैक्सिमम पार्टी जीती है उसी का पीएम बनता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम बीजेपी जीती है और पीएम जो है वो कांग्रेस का बन जाता है, ऐसा नहीं होता। या फिर उल्टा, कांग्रेस जीती और बीजेपी का पीएम बन गया, ऐसा नहीं है। तो हमारे जो मोदी जी हैं वो बीजेपी से, क्योंकि पिछले दोनों बार से बीजेपी की सरकार ही जीत रही है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी है। सिंपल। अब कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो इलेक्शंस में होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसको सुन के हमें भी बहुत बुरा लगता है एज अ रीडर। तो हमें बताना, आप लोगों को, स्टूडेंट्स को बताने के लिए भी बहुत खेद होता है कि अनफॉर्चुनेटली इस तरीके के अनफेयर प्रैक्टिसेस भी आज भी चल रहे हैं देश में। हालांकि ये बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए मैनेजेबल है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली चलते हैं ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स ऑफ द वोटर्स। यानी कि जिन्होंने एक्चुअली बेचारे ने जाके वोट किया है उनका नाम ही हटा देते हैं, और जिनका नाम ही नहीं है वोटर्स लिस्ट में वो लोग आके वोट डाल देते हैं। इस तरीके के भी लोग होते हैं। किसी तो भी पार्टी उनको पैसा देती होगी ये सब करने के लिए, तो ये सब होता है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी। कुछ भी कहीं पे कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को भी जला देते हैं। अरे कितना टाइम लगता है कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी बनने में, और आप इसको 2 मिनट में जला देते हो। ये सब नहीं करना चाहिए ना, लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक चीज़ की। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। जैसे मैंने कहा था कि 25 लाख तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों में इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, तो इस पे तो रोक लगानी चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। यानी वोटर्स को डराया जाता है, रिगिंग की जाती है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जितने भी वोट्स आए थे उन सबको चेंज कर देते हैं। तो ये सब भी करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस है इलेक्शन के। अब हम देख लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन कि ये सब तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है अनफेयर प्रैक्टिस है ये, बट व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हम कैसे बोल सकते हैं कि भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो लोकतंत्र के ही इलेक्शंस है, वो डेमोक्रेटिक है। इसके 3 पॉइंट्स में इसका आंसर है, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स थोड़े बड़े पॉइंट्स हैं, लेंदी पॉइंट्स है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो बुक में एक अलग से टॉपिक टाइप है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको ध्यान से सुनिए, इसके 3 मेजर पॉइंट्स आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आया कल को एग्जाम, एक तो आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते हैं। इवन आईएएस वगैरह भी अगर प्रिपेयर करना है ना, आपको शौक है कि भाई मुझे कल को पुलिस में जाना है, मुझे कमिश्नर बनना है, अगर ये सब भी प्रिपेयर करना है तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ही पूछा जाता है कि व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। 3 पॉइंट्स का आंसर है। तीनों पॉइंट्स थोड़े लेंदी है, तो इसको हम आराम से विस्तार से देखते हैं और देखते हैं कैसे इलेक्शन जो इंडिया के हैं वो डेमोक्रेटिक है। सबसे पहले इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। यानी इलेक्शन कमिटी जो है वो इंडिया में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हम काफ़ी बार ईसी के नाम से भी बोलते हैं।
इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट ऑफ जुडिशरी एंजॉयज, यानी कि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट है ना। हमने पहले के हम आगे के चैप्टर में देखेंगे जब इंस्टीट्यूशन वगैरह की हम बात करेंगे, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो सिर्फ देखती है कि भाई जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ जज हैं। कोई दिक्कत आ गई यहाँ पे लॉ में, अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट में आओ, यही होता है। हम कोर्ट में क्यों जाते हैं? कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा कोई बंदा, इसलिए उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाते हैं। हम भी नॉर्मल इंसान भी तो कोर्ट में जाते हैं दर्ज करने कोई केस। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये भी जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करती है, डायरेक्टली लोग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। जैसे जुडिशरी में भी यही है, प्रेसिडेंट जो है वही जुडिशरी के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं और जुडिशरी जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का भी सेम सीन है। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन कमीशन है हमारे यहाँ एक तो इंडिपेंडेंट है, तो उससे क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का उसके ऊपर दबाव है नहीं, और दूसरी चीज़ है कि वो किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते क्योंकि इंडिपेंडेंट है। उनके लिए कांग्रेस भी एक है, बीजेपी भी एक है। अगर तुम कुछ गंदा काम कर रहे हो, कोई भी पार्टी कुछ कर रही है, तो भाई उनका हक है कि वो बोले वहाँ पे कि तुम ये नहीं कर सकते। वो इलेक्शन पूरी रद्द करवा सकते, इतनी ज़्यादा उनके पास पावर है। मतलब आपकी जो छुट्टी थी ना, आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है इलेक्शन डे में, वो वापस मिल जाएगी अगर कुछ गंदा काम पकड़ा गया ना, कुछ डर्टी ट्रिक्स करते हुए। तो इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी इलेक्शन को ही रद्द कर सकती, इतनी पावर है उसके पास। उनको तो बस प्रेसिडेंट जी को बताना है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हमने देखी हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, बस इलेक्शन रद्द करवा सकते, इतनी बड़ी पावर है इनके पास। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसको हम CEC भी कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो अगर किसी को आगे इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट है ना कि भाई हमें ऐसे चीफ कमिश्नर बनना है आगे बड़े होके, तो फिर भाई ये सब चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसके बाद क्या है कि इफ़ एनी ruling party or government does not like what the commission does, it is virtually impossible to remove the चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर किसी भी पार्टी को, जैसे मैंने अभी कहा, किसी भी पार्टी को अगर चीफ कमिश्नर जो कर रहा है ये अपने इलेक्शन कमीशन का, उनको ये चीज़ अगर नहीं पसंद, उनके रूल्स उनको नहीं पसंद, तो पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, वो कर ही नहीं सकती, वो इनको हटा नहीं सकती, ये रिमूव नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन को। पार्टी के पास इतना दम नहीं है। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इतनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन करवाने का और देखने का कि भाई इलेक्शन सब ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो ये रद्द करवा सकते हैं पूरे इलेक्शंस को। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है। इंडिया की जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है उसके और भी फंक्शंस क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कमीशन है। तो ये कमीशन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। जब तक डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नहीं होता है इलेक्शन का, तब तक इनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन, गवर्नमेंट की चीज़ें सब ढंग से हो, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो माने, सब अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। पार्टी का कोई इतना दोष नहीं है, पार्टी तो करेगी ना, उनको तो पावर में आना है, वो तो सब कुछ करेगी, करना है तो इनका काम है बाबा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे इलेक्शंस करवाने का। It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates। ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं, अगर कोई पार्टी कैंडिडेट वायलेट कर देती तो डायरेक्ट पार्टी को रद्द किया जा सकता है यहाँ पे कि वो पार्टी को अब मान्यता दी ही नहीं जाएगी इलेक्शन में। उसके बाद ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन द इलेक्शंस एंड ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर इनको पकड़ा गया ना कि कोई भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन सब कामों में लगा है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर करा देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल का, चाहे वो पुलिस के कमिश्नर हो, चाहे वो IAS हो, IAS हो, जो भी हो, पकड़े गए ना ये सब करते हुए, तो ये डायरेक्टली ट्रांसफर करा देते हैं। या फिर इसके अलावा
जो है ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं उस ऑफिशियल को, तो ये सब काम ना आप करो ना आप पकड़े भी जाओ। उसके बाद व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे जब ड्यूटी लगती है ना, जैसे मैंने कहा था नियरेस्ट लोकल स्कूल या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ही पोलिंग बूथ जो है जनरली बनाए जाते हैं, तो जो ड्यूटी लगती है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लगती है वहाँ पे, या फिर टीचर्स की भी लगती है जो उस लोकल स्कूल में काम करते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय तो आधे ज़्यादा टाइम हमेशा ही पोलिंग बूथ बन के ही रहता है, मतलब मुझे मालूम है केवी का, तो वो तो पोलिंग बूथ बन के ही रहता है। तो जो केवी में जो टीचर्स है ना, उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है काफ़ी बार पोलिंग वोलिंग देखने के लिए। तो सिर्फ टीचर्स तो क्या कर सकती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वहाँ पे होता है। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तब गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते हैं, जो सरकार है उनकी बात नहीं सुनते, वो तब डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन की बात सुनते हैं, इसलिए इतनी बड़ी चीज़ है ये। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power, even to expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administer their lapses. यानी कि लास्ट 25 ईयर से एक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पावरफुल भी हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अभी जो है इलेक्शंस होने हैं, बहुत पैसे कुछ भी चल रहा है आजकल, इतने सारे दिए जा रहे हैं पैसे वैसे। उस चक्कर में जो है इलेक्शन कमीशन का भी रोल बहुत बड़ा बढ़ चुका है। उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन है वो हर साल एक्सपैंड होती जा रही है, न्यू मेंबर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो आपके लिए एक और करियर अपॉर्चुनिटी ये है, इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बन जाओ, बहुत बड़े साहब हो जाओगे आप फिर। अच्छा, व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स come to the opinion that polling was not fair in some booths or even the entire constituency, they order a repoll। मैंने कहा था ना पूरे इलेक्शन को रद्द कर सकते हैं ये लोग, ये रीपोल करवा सकते हैं, वापस इलेक्शन करवा सकते हैं, बस वही पॉइंट है ये। उसके बाद द रूलिंग party often do not like what the EC does, but they have to obey. They would not have happened if the EC was not independent and powerful। इसका मतलब ऐसे तो फिर पार्टी कुछ भी करती रहती अगर EC यहाँ पे इंडिया में नहीं होती। तो EC है, इसीलिए इलेक्शंस जो है हमारे अच्छे से हो जाते हैं। EC नहीं होती तो फिर तो भाई इलेक्शन पता नहीं क्या ही होता, हमारे में पूरा गोलमाल ही हो जाता। सेकेंड पॉइंट है जो कि इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है, वो पॉइंट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो लोग हैं उनका बहुत हाई लेवल का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, और हर साल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब आप जैसे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं ये ग्राफ्स, हमारे ये पॉइंट को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 4 ग्राफ का इस्तेमाल किया है, डेटा को विजुअलाइज किया है ताकि बच्चे जो है अच्छे से समझ सके और ज़्यादा थ्योरी में वो इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यूके और इंडिया का कंपैरिजन बताया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि 1991 से 2015 तक जो है इंडिया का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तो भाई उसने ऑलमोस्ट यूके को पीछे छोड़ दिया। अभी मतलब अभी तो सेम है, 2015 की बात थी, अभी तो 2014 आ गया, अब तो ऑलरेडी पीछे छोड़ ही चुका होगा ये। एक तो पॉपुलेशन की भी बात है, यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन भी हाई है, ये भी बात है कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, पर उसके अलावा भी लास्ट 50 ईयर्स में जो टर्नआउट हो यूरोप का और यूएस का, नॉर्थ अमेरिका का डिक्लाइन हुआ है और इंडिया का अच्छा बढ़ा है। अगर लोगों को विश्वास नहीं होता गवर्नमेंट में, चीज़ों में, डेमोक्रेसी में, तो फिर लोग जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करते ना। लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि लोग चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी आए और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब है भाई पार्टिसिपेशन तो इंक्रीज हो रहा है हमारा। बाहर के लोगों को तो लेना देना भी नहीं होता क्या गवर्नमेंट कर रही है, पता है इंडिया में तो सबको सब पता रहता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए आप दूसरे पॉइंट में बार ग्राफ दिया है, तो यहाँ पे इंडिया और यूएस का कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया में इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज लोग भी जो है वो भी जो है हायर प्रपोर्शन के साथ वोट देते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल अमेरिका का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो अमेरिका में जो उनकी अनप्रिविलेज्ड क्लास यानी कि जो अमेरिका के पुअर पीपल हैं और अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं और जो हिस्पैनिक्स यानी कि स्पेनिश लोग जो अमेरिका में आके बस चुके हैं उसको हिस्पैनिक कहते हैं, ठीक है। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन है, पुअर है और हिस्पैनिक स्पेनिश लोग भी जो है वो लोग ज़्यादा वोट देते ही नहीं अमेरिका में। जबकि यही चीज़ अगर भी इंडिया में देख लो, जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो कितना ज़्यादा वोट देते हैं और यूएस में वोट ही नहीं दिया जा रहा। तो कोई ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना यूएस में। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे पाई चार्ट के हिसाब से बताया गया है कि कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड
प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। यहाँ पे जो इंडिया है भाई, इंडिया की जनता ऐसी नहीं है, वो कहते हैं ना इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, तो बस वही है। इंडिया की जो जनता है, हम तो भाई बहुत बहुत मायने में ये मानते हैं, 67% लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन से गवर्नमेंट की नीति, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज और पूरी की पूरी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है और हमारे जो चीज़ें हैं वो मानी जाएंगी अगर हम गवर्नमेंट को अच्छे से इलेक्ट करें। तो अगर हम इलेक्ट नहीं करें तो गवर्नमेंट बदली जा सकती है, तो हमारे पास इतना ज़्यादा पावर है। उसके बावजूद भी 15% लोग हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं इस चीज़ के बारे में, और 18% लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं इंडिया में। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीज्ड ओवर द इयर्स। ये जो एक्टिविटीज है इंक्रीज होती जा रही है हर साल। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 ऑफ द वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज, और बाकी बाद में भी जो है ये एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। यहाँ तो चलो 96 to 2004 का डेटा दिया है, बट उसके आगे अभी देखो 10 साल हो गए इस डेटा को, 2004 to 2024 ले लो। ऑब्वियस है कि ग्राफ जो इंक्रीज ही होता है, क्योंकि तो हमारे जो लोग हैं वो हर साल इलेक्शन कैंपेन में जो है बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। फ्रेंड लास्ट पॉइंट है कि व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। उसका लास्ट पॉइंट ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी आउटकम का जो रिजल्ट होता है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ टू द आउटकम इटसेल्फ। If elections are not free and fair, the outcome always favors the पावरफुल। ऑब्वियस है ये, इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर आउटकम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो पावरफुल पार्टी है या फिर जो दबाव डाल रही है लोगों पे वही जीतती, वही आगे आती, पर ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शन। वो बोलती है कि हम क्यों एक्सेप्ट करें, हम तो बराबर थे, हम तो सही हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और जो जिसकी सरकार है वो सरकार भी गिरती है सही मायने में हमारी इलेक्शन में। हमें मालूम ही है 2014 में जैसे मोदी जी आए तो पहले की जो सरकार थी वो गिर गई, क्योंकि मोदी जी जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को ज़्यादा भा गए वो, तो वो ऊपर आ गए। तो ऐसा सब अगर नहीं होता अच्छा तो फिर मोदी जी जो है वो कभी ऊपर ही नहीं आते, भाजपा कभी ऊपर ही नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए एक्सेप्टेंस भी जो है लोगों के प्रति होता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी रिजल्ट होता है। तो ये भी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि इन सब चीज़ों के कारण इंडिया के जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। तो फटाफट देख लेते हैं 3 पॉइंट से इसके, ये क्वेश्चन सही में आ सकता है एग्जाम में, सीरियसली ले लो इस क्वेश्चन को। तो इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है 3 कारणवश। पहला कारण है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमेटी है जो इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन का ध्यान रखती है, उसके कारण। दूसरा है लोगों के पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, या फिर आउटकम रिजल्ट जो होता है वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये पॉइंट्स में हर एक पॉइंट में, जो सेकंड पॉइंट था पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वो थोड़ा बड़ा था, उसमें 4 ग्राफ है, उसके हिसाब से समझाया गया है। आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस, द रूलिंग पार्टी routinely lose elections in India both at national level and at state level। दोनों ही जगह पे जो रूलिंग पार्टी वो काफी बार इलेक्शन अपना लूज कर देती है। इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स रूलिंग पार्टी ने हमेशा लूज ही किया इलेक्शन। अगर सही मायने में इलेक्शन नहीं होते तो रूलिंग पार्टी कभी लूज ही नहीं करते इलेक्शंस, पर यहाँ पे हमें पता है कि पार्टी बदली जाती है हमेशा। इन द US an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election। यूएस में incumbent मतलब जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, वो जो बैठा है सिटिंग में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कभी लूज नहीं करता। लेकिन इंडिया में हमें मालूम है कि सिटिंग में MPs रहते हैं, MLA रहते हैं, विधानसभा में MP रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, तो वो जो है इलेक्शन काफ़ी बार लूज कर देते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग द वोट्स एंड दोज नोन फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज दे ऑफन लूज द इलेक्शंस। कौन क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, नहीं करता। अगर कल को कोई बाहर आती है कोई केस कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटी है इसके ऊपर, तो लोग फटाफट अपने हाथ ऊपर कर लेते कि हम तो भाई इस बंदे को वोट नहीं देने वाले हैं। बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। जो भी पार्टी डिफीट हो जाती है वो पीपल्स वर्डिक्ट यानी लोगों के कारण, लोग उसका साक्षी होते हैं, उसके कारण ही डिफीट होता है, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, इतना सब होने के बाद भी देयर आर सम चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। व्हाट आर दोज चैलेंजेस? द चैलेंजेस ये भी आने के चांसेस हैं एग्जाम में। सो द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर, first, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy big and unfair advantage over smaller parties and independents।
जो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज़ हैं ज़्यादा पावर वाली जो होती है वो काफ़ी बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं खेल के बिग और अनफेयर एडवांटेज ले जाती है। उनके पास ज़्यादा पैसे, वो काफ़ी बार या तो ब्राइब कर देते हैं, जो कि नहीं करना है बट अनफेयर प्रैक्टिसेस में कर देते हैं, ब्राइब वगैरह कर देते हैं। इलेक्शन कैंपेन में 25 लाख का बजट रखा है, उसको करोड़ों में लेके जाते हैं, तो उनके पास एक अनफॉर्चुनेटली अनफेयर एडवांटेज होता ही है। दूसरा, in some parts of the country candidates with criminal connection have been able to push others or of the electoral race and secure a ticket in the major parties। यहाँ पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार पार्टीज़ में हम सबको मालूम है क्रिमिनल जो होते हैं, हमें जबकि बोला गया है कि क्रिमिनल्स को नहीं लाना है आगे, पर पॉलिटिक्स में बहुत बार जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस हैं या फिर पेंडिंग चल रहे हैं या फिर क्रिमिनल केस पास्ट में थे, वो लोग भी काफ़ी बार हिस्सा बन जाते हैं पार्टीज़ का, वो प्रॉपरली कैंडिडेट बन जाते हैं। भाई जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, जो गुंडा है, वो कैसे देश को आगे संभाल पाएगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे संभाल पाएगा? वो तो लोगों को और परेशानी करेगा, उनकी पार्टी भी सारी गुंडों की पार्टी हो जाएगी। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। उसके बाद सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स एंड देयर फैमिलीज। ये भी होता है, अब जैसे पार्टी को टिकट मिल जाती है तो वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, इतने सारी बड़ी फैमिली और फ्रेंड हो जाती है उनकी, उन सबको टिकट दे देते हैं, तो ये भी गलत है, नहीं मिलना चाहिए ऐसे। तो वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर little choice to ordinary citizen, for both the major parties are quite similar to each both of the policies and practice। काफ़ी बार जो हमारे नॉर्मल जनता है उनको बहुत कम चॉइसेस हो जाती है, हमें काफ़ी बार उनको चॉइस नहीं होती। मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। जो मेजर पार्टीज है वो ऐसे मतलब लोगों को लगता है कि भाई ये भी, इसकी भी नीति एक जैसी, उसकी भी नीति एक जैसी, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो नॉर्मल सिटीजन को काफ़ी बार लग सकता है कि भाई हमारे पास तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। काफ़ी बार ये केस भी देखा जाता है, बोलते हैं अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, बोलते हैं अपोजिशन में कोई अच्छी पार्टी है ही नहीं, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। तो ये सब भी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बार देखी जाती है। बट जैसे मुझे यही मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, ना ही कोई पार्टी परमानेंट रहती, ना ही कोई गवर्नमेंट परमानेंट रहती और ना ही कोई कैंडिडेट परमानेंट रहता है। तो ये भी जो सिचुएशन है ये भी चली जाएगी, वापस कोई न्यू सरकार आ ही जाएगी। उसके बाद स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिग वंस। अब जो स्मॉलर कैंडिडेट्स है, काफ़ी बार बिग सरकार क्या बोलती है, फिर जो बड़ी बड़ी पार्टीज है वो क्या बोलती है, तुम हमारा पार्ट बन जाओ, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम भी जीत जाओगे। अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें पता है ना अलायंस है, यूपीए की अलायंस है, एनडीए की अलायंस है अभी फिलहाल गवर्नमेंट में, तो काफ़ी बार ऐसे अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को काफ़ी बार बड़ी पार्टी ये करने की कोशिश करती है कि उनको पैसे दे के अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर ले। तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण छोटी पार्टीज या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ये थोड़े अनफेयर प्रैक्टिसेस में अनफॉर्चुनेटली उलझ जाते हैं, जो कि सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो काफ़ी बार कर नहीं पाते देश में। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है, ये जो चैलेंजेस है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, गवर्नमेंट को थोड़ा और इस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा और चीज़ों को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, तो फिर चीज़ आराम से हो जाएंगी, प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आई होप आपको समझ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ये यूजुअल वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो गया, बिकॉज ये जो पॉइंट था थोड़ा लंबा था और ये पॉइंट पूरा ना एक साथ समझाए ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, दैट्स वाई। और आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चैलेंजेस हो, क्वेश्चन आंसर्स में कोई डाउट हो, कुछ भी चैलेंजेस हो, कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, वहाँ पे बताओ, मुझे बताओ आपको क्या समझना है, कोई और भी टॉपिक रिलेटेड समझना है कि भाई अभी के इलेक्शन है, आप बताओ कौन जीतेगा कौन नहीं होगा, क्या क्या उसमें आजकल जैसे रिजर्व कैटेगरी में कुछ लोग और मांग रहे हैं कि भाई हमें भी रिजर्वेशन दे दो। तो इन सब किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, बताओ कि कहाँ आपको डाउट है, हम एक छोटा वीडियो ज़रूर आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडी, हैप्पी लर्निंग, एंड समझ आया तो सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।